प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सबको घर बैठे ही शिक्षा उपलब्ध करवा रहा हूँ। मैं कई दिनों से आपको विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। आज चैप्टर 2 खत्म होकर के चैप्टर 1 प्रारंभ होता है। पाठ का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये पाठ 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का पाठ है। पहला पाठ 4 नंबर का है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और एक प्रश्न होगा 3 नंबर का। इस तरह से मिला करके कुल 4 अंक और 2 प्रश्न, 4 अंक पे इस प्रकार से कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न। अब मैं आपको बता दूं, वर्तमान जो सत्र था 19-20, इस 19-20 के सत्र में जो मार्च में परीक्षा लगी थी, उस परीक्षा में 1 अंक का एक प्रश्न आया था, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 पर और प्रश्न आया था 8वें पर। जो प्रश्न आया था वो प्रश्न ये आया था कि 16वें नंबर पे तो आया था। ये प्रश्न आया था 16वें नंबर पर। ये तो आया था प्रश्न संख्या 8 का। इसमें तो पूछा था विटामिन डी कुपोषण। ये तो विटामिन डी कुपोषण है। कैल्शियम फिरोल के बारे में जानना चाह रही थी, कैल्शियम फिरोल डी के बारे में जानना चाह रहे थे कि कैल्शियम फिरोल डी कुपोषण के क्या क्या लक्षण है। ये तो पूछना चाहते हैं प्रश्न संख्या 8 पर 1 नंबर। और प्रश्न संख्या 16 पर उन्होंने पूछा था 3 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन थे ए, बे और से। ए में उसने अफीम के बारे में पूछा था, अफीम उपयोग और नाम। इस तरह से प्रश्न संख्या 16 पर आया था 3 अंक का क्वेश्चन और प्रश्न संख्या 8 पर आया था 1 अंक का क्वेश्चन। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि पाठ नंबर 1 4 अंक का पाठ है, इसका अंकवाद। सबसे पहली बात, मैं आपको कुछ एक परिभाषाएं लिखवाऊंगा और उन परिभाषाओं को लिखवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, पोषण जीवन का आधार है और इस पोषण से ही हमारी बात शुरू हो जाएगी। पोषण क्या है? पोषण जीवन का आधार है और पोषण प्राप्त करने के लिए प्राणी क्या करता है? बाह्य वातावरण से विभिन्न प्रकार की जो पदार्थ हैं उन्हें प्राप्त करता है। ये पदार्थ पाचन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में पच करके और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको पोषण और पोषक क्या है और उसके बाद संतुलित भोजन किसे कहते हैं की परिभाषाएं। आज आपका जो पाठ है वो कोई चित्र बनाने से संबंधित नहीं है, केवल इसमें परिभाषाएं चलेगी जो मैं आपको लिखा देता हूँ। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पहली परिभाषा है आपकी पोषण। इस पाठ में आपको लिखने के संबंधित बहुत ज्यादा काम है। तो पोषण का तात्पर्य क्या है? भोजन को अंतर ग्रहण करना, भोजन को अंतर ग्रहण करना
क्या करना भोजन का, भोजन को अपने अंतर ग्रहण करना तथा जीव के शरीर में पाचन क्रिया करके क्या करना, पाचन क्रिया करके पोषक पदार्थों को प्राप्त कर लेना। पाचन क्रिया करके हमने तथा जीव के शरीर में पाचन क्रिया करके पोषण पदार्थों पोषण कहलाता है। अब आप पोषण का मतलब समझ गए होंगे, कैसे कहते हैं कि भोजन को अंतर्ग्रहण किया तथा जीव के शरीर में द्वारा भोजन का पाचन किया, पाचन करके उसमें जो पोषक पदार्थ थे उन पोषक पदार्थों का उपयोग कर लेना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और इसी के साथ एक शब्द जोड़ा गया पोषक, कहा गया इसे देखा हुआ ये पोषक क्या होता है, तो पोषक की परिभाषा में ये बता दीजिए आप। पोषक किसे कहेंगे, पोषक से तात्पर्य होता है कि भोजन के वह घटक जो भोजन के वह घटक जो घटक से तात्पर्य है कि भोजन में विद्यमान वह पदार्थ जो कैसे हो लाभदायक है, क्योंकि भोजन के वे घटक जो ऊर्जा प्रदान करते हैं या भी कह सकते हैं ऊर्जा की वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, शरीर का जिनसे विकास होता है, उपापचय में सहायक है, पोषक कहलाते हैं। दो परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी कि इसे कहते हैं, इसका तात्पर्य होता है कि वृद्धि विकास हेतु पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसमें जीव की वृद्धि या विकास आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। अब आपके समझ में पोषक आ गया होगा। तीसरा पॉइंट आ रहा है हमारा संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, इसको हम संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। संतुलित भोजन किसे लेंगे, संतुलित भोजन से तात्पर्य यह है कि भोजन के वे सब अवयव जो एक उचित मात्रा में विद्यमान हो और शरीर को क्या करें, उचित अनुपात में
ऊर्जा जितनी आवश्यकता है उतनी प्रदान करें, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, खनिज लवण है, जल है शुद्ध रूप में, ये सारी चीजें विद्यमान हो, इन सारी चीजें उचित अनुपात में विद्यमान होने वाले भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन के नाम से जानते हैं। पहले स्लाइड क्या है, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन कैसे कहेंगे, वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक कौन कौन से उचित मात्रा में वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक उचित मात्रा में तथा उचित अनुपात के अनुसार विद्यमान हो। उचित मात्रा या उचित अनुपात के अनुसार उपलब्ध हो, क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। इसे कहते हैं संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन से क्या होता है, जब हम उचित मात्रा में संतुलित भोजन प्राप्त करते हैं तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर पूरी तरह से इम्यूनिटी से युक्त हो जाता है, यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। क्यों, उचित अनुपात में भोजन लेंगे तो रोगों से लड़ने की ताकत हमें प्राप्त हो जाएगी। अब आपको यहाँ एक परिभाषा और लिखवा देता हूँ मैं कि प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, और वर्तमान में इसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस चीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता की इस समय हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। रोग, शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति, शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति या क्षमता क्या कहलाती है, शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति या क्षमता ही प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो बहुत सारी बीमारियां आकर के हमें क्या कर लेंगी, जकड़ देंगी, और हम फिर क्या नहीं हो पाएंगे, फिर हम उससे उबर नहीं पाएंगे। क्योंकि एक का इलाज किया जाएगा तो दूसरी हो जाएगी, दूसरे का इलाज किया जाएगा तो तीसरी बीमारी हो जाएगी, तीसरी का इलाज किया जाएगा चौथी बीमारी हो जाएगी। इस तरह से क्या होता चला जाएगा, हमारे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती चली जाएंगी। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि रोगों से लड़ने वाली ताकत, इसे हम क्या कहते हैं, रोग। और अगर मान लीजिए कुपोषण से तात्पर्य क्या है, कुपोषण का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया संतुलित भोजन, उसके बाद आ गया कुपोषण। अगर मान लीजिए कोई भी तत्व में भोजन का संतुलित भोजन है, अगर वो उस भोजन में उपस्थित घटक की मात्रा या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, उससे ही हम क्या कहते हैं, कुपोषण। कुपोषण भी कई प्रकार का है, एक अल्पपोषण हो, एक क्या नाम से अतिपोषण हो, एक वो कुपोषण। तो सबसे पहले हम कुपोषण की परिभाषा लिखेंगे
तो कुपोषण की परिभाषा में हम लिख देंगे कि लंबे समय तक असंतुलित भोजन, लंबे समय तक असंतुलित भोजन को ग्रहण करने से, लंबे समय तक हमने असंतुलित अनबैलेंसी भोजन किया। कौन सा भोजन किया हमने? अनबैलेंसी भोजन किया। तो लंबे समय तक असंतुलित भोजन को ग्रहण करने से उत्पन्न हुई पोषण विसंगति, विसंगति कह दो इसको, या फिर आप इसे किस नाम से भी जान सकते हैं, रोगों की स्थिति को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता दूं मैं, हमें प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम के समथिंग कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे बताते हैं, लगभग ऐसा बताते हैं कि हमें 100 ग्राम कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे प्रोटीन के बारे में बताते हैं कि लगभग 66 ग्राम प्रोटीन हमें ग्रहण करना चाहिए। वसा का बताते हैं 22 ग्राम वसा ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा बताते हैं। अगर मान लीजिए हम लंबे समय तक असंतुलित भोजन को ग्रहण करते रहेंगे तो हमारे शरीर में पोषण कुसंगति उत्पन्न हो जाएगी, असंतुलित पोषण उत्पन्न हो जाएगा। तो विसंगति इस तरह की उत्पन्न हो जाएगी, इसी स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। कई बार क्या होता है, अल्प पोषण, कई बार हमें पर्याप्त मात्रा में किसी पोषक तत्व की कमी लगातार होती चली जाती है, इसको हम अल्प पोषण के नाम से जानते हैं। भरपेट भोजन नहीं मिलना और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होना अल्प पोषण कहता है। कई बार बहुत सी चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में, जैसे हमने ज़्यादा मात्रा में वसा को खाया, तो वसा अतिरिक्त मात्रा में जाएगी तो हमारी त्वचा के नीचे जाकर के चर्बी के रूप में एकत्रित हो जाएगी और इससे हमारे शरीर में क्या आता चला जाएगा, मोटापा आता चला जाएगा और बॉडी मास इंडेक्स हमारा बिगड़ जाएगा। और ऐसी स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? कुपोषण के, वो क्या नाम से, अति पोषण के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें एक बार बता देता हूँ कि एक तो अल्प पोषण किसे कहते हैं और एक अति पोषण किसे कहते हैं। है हमारा अल्प पोषण। अल्प नाम से पता चलता है, हमें किसके द्वारा पता चलता है? अल्प पोषण नाम से ही हमें पता चलता है कि अल्प मात्रा भोजन में पोषक पदार्थों की कमी, भोजन में पोषक पदार्थों की कमी या अल्पता कह दो, कमी कह दो या क्या कह दो, इसे अल्पता कह दीजिए, अर्थात पर्याप्त भरपेट भोजन करने में या पर्याप्त मात्रा में भरपेट भोजन का न मिलना और उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाना? विसंगति उत्पन्न होना। किसके कारण से? उस भोजन के पर्याप्त मात्रा में न मिल पाने से उत्पन्न हो गया स्थिति अल्प पोषण कहलाती है। जिससे उत्पन्न विसंगति या रोग ही अल्प पोषण कहलाता है। और इसी के दूसरा ले लो, अति पोषण ले लो।
वसा कितना ही कार्बोहाइड्रेट, वसा है, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन है आदि को लंबे समय तक आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने से उत्पन्न विसंगति या अतिपोषण है। अतिपोषण किसे कहेंगे कि या तो आवश्यकता से अधिक चीज हो और उसके कारण उत्पन्न हो जाता है, जैसे उदाहरण के रूप में मोटापा, जैसे ये कहलाएगा आपका अतिपोषण। भोजन ऐसा होना चाहिए सुपाच्य हो, शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसमें सारे भोजन के घटक उचित मात्रा और उचित अनुपात में विद्यमान हो। कहने का तात्पर्य भोजन संतुलित होना चाहिए जो हमारी आवश्यकता की ऊर्जा को हमें प्रदान करे, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग, अति या कुपोषण आदि की समस्या उत्पन्न न हो। और भोजन रुक्षांश यानी फाइबर युक्त होना चाहिए ताकि हमारी पाचन क्रिया भी ठीक ढंग की बनी रहे। रुक्षांश का मतलब जानते हो नहीं? रुक्षांश का मतलब फाइबर वाले ऐसे भोजन जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए और सेल्यूलोज से बना हुआ हो, आहार नाल को स्वस्थ रखे। रुक्षांश भोजन या फाइबर युक्त भोजन कहलाता है। मैं लिखिए देता हूँ इसको। रुक्षांश या रेशेदार भोजन, इस नाम से जानते हैं इसको, रुक्षांश या रेशेदार रुक्षांश रेशेदार भोजन। कैसा भोजन होता है रुक्षांश का मतलब? रुक्षांश का मतलब होता है कि भोजन का अपचनीय सेल्यूलोज से भोजन का किससे अपचनीय सेल्यूलोज से बना हुआ घटक जो आहार नाल को स्वस्थ रखने का क्या करता है? आहार नाल को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। रुक्षांश या रेशेदार भोजन कहलाता है। अपचनीय सेल्यूलोज से तात्पर्य क्या होता है? ये हमारी भोजन की जो अपचनीय क्षमता है, ये अपचनीय सेल्यूलोज हमारे भोजन के पाचन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप थोड़ा सा इसमें से देख लेंगे कि संतुलित और असंतुलित भोजन की परिभाषा मैंने आपको
लिखवा दी है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं और असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। एक और इसी पॉइंट पर और हम गौर कर लेंगे कि संतुलित भोजन तो क्या है और असंतुलित भोजन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। अब हमारा यहाँ के पॉइंट के बाद पॉइंट शुरू होता है संतुलित और असंतुलित। संतुलित व असंतुलित भोजन, बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड। पॉइंट है संतुलित तथा सबसे पहले पॉइंट को करके इस तरह से सबसे पहले लाइन खींच करके और पॉइंट बनाते चले जाओ। संतुलित भोजन वह भोजन है जो शरीर को सुचारू रूप से संतुलित भोजन वह है जो शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संपूर्ण पोषण वह भोजन है जो शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उचित पोषण क्या कर देता हो, उपलब्ध करा देता हो। अथवा जिसके अभाव में शरीर कुपोषित हो जाता हो। क्या कहते हैं इसे? संतुलित भोजन कहते हैं। क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। और कुपोषण कैसे दिखाई देता है, मैं बताऊं। कुपोषण सबसे पहले कुपोषण शरीर में शारीरिक और मानसिक दुर्बलता यानी कमजोरी के रूप में दिखाई देता है। जो व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा तो यह शारीरिक रूप से कमजोर होगा। अगर शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है तो मानसिक रूप से कमजोर होगा। मानसिक या शारीरिक लंबे समय तक असंतुलित भोजन किया जाएगा तो उसमें कई प्रकार की विसंगति उत्पन्न हो जाएगी। कुपोषण का प्रमुख कारण है संतुलित पदार्थों का ठीक ढंग से नहीं मिलना या बुरी आदतें। बहुत से व्यक्तियों को जैसे मान लीजिए सप्लीमेंट के बाहर से जो क्या नाम जो होते हैं पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पेस्ट्रीज वगैरह, ये इस तरह की खाने की बुरी आदतें बढ़ जाती है। या बहुत से व्यक्तियों को अज्ञानता है, उनको यही पता नहीं है कि हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। या कई बार क्या होता है जीव के स्वादवश व्यक्ति लालच में आकर के कुछ ऐसी चीज़ों को खाना कर शुरू कर देता है जिनके कारण हमारे शरीर में अनबैलेंस उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुपोषण में आती है। और कुपोषण क्या नाम से शारीरिक और मानसिक दुर्बलताओं में दिखाई देता है। यहाँ तक के बाद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आपके सामने यहाँ पॉइंट आ रहा है कि क्या नाम से विटामिन कुपोषण क्या है। विटामिन कुपोषण हमारे शरीर में भोजन के जो प्रमुख अवयव हैं, संतुलित भोजन के
कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से तात्पर्य हमारा जो भी खाते हैं, मीठा जैसे गुड़ है, शक्कर है, नंबर 2 में आ गया हमारे वसा। वसा का मतलब हो गया चिकनाई। चिकनाई से तात्पर्य है तेल, घी आदि। नंबर 3 पर हो गया प्रोटीन। प्रोटीन से तात्पर्य है छिलके का। ठेकेदार से तात्पर्य जैसे दाल। उसके बाद नंबर 4 पे है विटामिन। विटामिन से तात्पर्य है ए विटामिन ए बी सी डी आदि जो प्राप्त होता है इससे खनिज लवण। खनिज लवण को सूक्ष्म मात्रा तत्व कहते हैं। ये सूक्ष्म मात्रा जो खनिज लवण वगैरह है ये हमें क्या ड्राई फ्रूट्स फल आदि से मिलता है। ड्राई फ्रूट्स के फलों से मिलता है। और उसके बाद नंबर 6 पे हमारा शुद्ध जल, यानी कीटाणु रहित चीजें। ये चीजें हमारे भोजन के प्रमुख अवयव हैं। संतुलित भोजन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स का तात्पर्य ऐसा बताते हैं, कई बार कई किताबों में जो इंडेक्सेस आए हैं उनमें आया है कि कार्बोहाइड्रेट्स को शक्कर है ना, क्या नाम से गुड़ और शक्कर की मात्रा 100 से 150 ग्राम में लगभग होनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में गुड़ और शक्कर ज़्यादा यूज नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो मधुमेह डायबिटीज रोग वगैरह हो जाता है। वसा अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हम फैटी हो जाएंगे, मोटे हो जाते हैं, त्वचा के नीचे वसा एकत्रित होना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से इसलिए प्रोटीन से, अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो शरीर में बालों में अधिकता पाई जाएगी। अगर कम लेंगे तो हमारे शरीर में बाल और आपको बढ़ना बंद हो जाएगा, सिर से बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा। कई प्रकार की बातें ऐसी बताते हैं, है ना। अब आपको मैं यहाँ पर हमारा पॉइंट है, जैसे विटामिन से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ए बी सी डी और B1 B2 B12 B6 और राइबोफ्लेविन वगैरह, स्कर्वी आदि रोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी हो जाती है। अब सबसे पहले अपन विटामिन को हो सकते हैं। हमारा पॉइंट है विटामिन को पोषण। तो सबसे पहले विटामिन को पोषण में हम परिभाषा देखेंगे। ये भोजन का सूक्ष्म भाग है, ये है
भोजन का सूक्ष्म भाग होता है। विटामिन भोजन का कैसा भाग होता है भाई? सूक्ष्म भाग होता है। आयरन सेगमेंट होता है। नंबर 3, इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर को प्रभावित करती है। विटामिन की कमी से लक्षण मिल जाते हैं भाई। जिस विटामिन की कमी हो जाएगी ना, उसी विटामिन से ही लक्षण हो जाएगा। और नंबर आगे इससे आगे क्या होता है, मैं आपको बता दूं, विटामिन की कमी या अधिकता तो इस प्रकार से विटामिन की कमी से लक्षण मिलते हैं। अब मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि कौन कौन से विटामिनों के द्वारा कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं और उनके रोग उनके द्वारा क्या होता है। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए से क्या होगा? विटामिन ए की कमी से रक्तवाहिनी रोग होगा। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रक्तवाहिनी रोग होगा और त्वचा शुष्क होगी। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? त्वचा तो शुष्क होने लग जाएगी और रतौंधी रोग हो जाएगा। रतौंधी का मतलब होता है रछूंदो, अपने गांव की भाषा में उसके रछूंदा बोलते हैं। कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना रतौंधी कहलाता है। और नेत्रों का शुष्क और कड़ा होना भी इसके लक्षण हो जाते हैं। तो मैं आपको लिखा दूं, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना लक्षण। या प्रकाश में, रात में या फिर प्रकाश में, कैसा प्रकाश हो? या यहाँ उसको कम प्रकाश में या कम प्रकाश की में दिखाई नहीं देना ये हो गया एक लक्षण। दूसरा क्या होता है कि त्वचा का सूखापन, नेत्रों का शुष्क और कड़ा होना, त्वचा सूखापन आना, नेत्रों का
ये इसके लक्षण है। या तो क्या हो जाता है कि नेत्र सूखे सूखे से हो जाते हैं, उनमें कड़ापन आ जाता है। उसके बाद में आप नेक्स्ट ले लीजिए विटामिन B12, जिसको थायमिन नाम से भी जानते हैं। विटामिन B12 विटामिन B12 का नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B12 इसका नाम क्या होता है? थायमिन भी है। किस नाम से जानते हैं इसे? थायमिन के नाम से जानते हैं। इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इससे पेट के रोग। लक्षण क्या है? इसके लक्षण यह है कि हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, हृदय की धड़कन का कम होना, तंत्रिकाओं तथा मांसपेशियों का कमजोर। ये इसके लक्षण है। किसके? बेरी के तंत्रिकाओं पेशियों का कमजोर हो जाना, हृदय के धड़कनों का कम होना, उपापचय भी कमजोर हो जाता है। ये इसके लक्षण, इसके विटामिन B12 के लक्षण हो गए। अब राइबोफ्लेविन विटामिन B2, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 पे आ जाइए। हमारे हृदय की जो धड़कनें हैं वो लगभग 65-80 पर मिनट। तो जैसे ही हमें बेरी बेरी रोग होगा, हमारे हृदय की धड़कनें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। विटामिन B2 नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन में क्या होता है? देखो, राइबोफ्लेविन में क्या होता है और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? राइबोफ्लेविनोसिस। होने वाला रोग क्या है? राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि इसके अंदर क्या हो जाता है? मुख के किनारे रोटों की त्वचा फट जाती है, मुख के किनारे रोटों की त्वचा फट जाती है और स्मृति कमजोर हो जाती है। ये इसके प्रमुख लक्षण है। मुख के किनारों की त्वचा का
पटना तथा यात्रास्थित करेंगे। स्मृति में कमी हो जाती है और त्वचा फट जाती है। ये इसकी प्रमुख निशानियाँ हैं। जैसे हमारे होठों के अंतिम हिस्से कौन से वाले, ये यहाँ से फटना शुरू हो जाता है, यहाँ की त्वचा फट जाती है, तो समझ जाना चाहिए हमें अगामारो को राइबोफ्लेविन हो गया है। क्या हो गया है? राइबोफ्लेविन हो गया है। अब राइबोफ्लेविन के बाद में आप आ जाइए नियोसिन B3। होने वाला रोग है, क्या होता है? नियोसिन पहले का रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? पहले का लक्षण क्या है इसमें? पहले का रोग में क्या होता है? पहले का के अंदर हम देख रहे हैं कि त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती है, जीभ पर छाले हो जाते हैं। त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना, जीभ पर छाले होना, त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना, जीभ पर क्या होना? छाले होना, और ये प्रमुख इसके लक्षण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आप आ जाइए विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल C। विटामिन C में क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो हमें संतरा नींबू आदि से मिलता है, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से होने वाला रोग। इसका भी स्कर्वी रोग के लक्षण क्या क्या हैं? स्कर्वी रोग के अंदर देखिए क्या होता है कि मसूड़ों से खून आ जाता है, जोड़ों में दर्द रहता है, मसूड़ों से खून आना। जॉइंट पेन इसको बोल देते हैं। जॉइंट पेन, जोड़ों में क्या होना? दर्द होना। त्वचा पर चकत्ते पड़ जाना, लंबे लंबे से बनते हैं, त्वचा पर चकत्ते बनते हैं। और क्या होता है इसमें? इसको देखो कि त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। ये हो गए हमारे एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण होता है। आगे देखिए,
विटामिन B12 साइनोकोविल इसको कहते हैं, विटामिन B12 थाइमिन भी कहते हैं विटामिन B12 को। बाकी एक किताब के अंदर इसको साइनोकोवालमिन भी लिख रखा है, जिसको रक्ताल्पता कहते हैं, खून की कमी हो जाती है इसके अंदर। और किताबों में अलग अलग दे रखा है ना, तो उसके हिसाब से राइबोफ्लेविन में B2 है, उसी तरह विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोवालमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 में इसको साइनोकोवालमिन के नाम से जानते हैं। एक किताब में अलग अलग दे रखा है विटामिन B12 का नाम बेरीबेरी पेशियां तंत्रिका कमजोर होना, एक जगह इसको दे रखा है स्मृति का कमजोर होना, खून की कमी होना, इसमें रक्ताल्पता आ जाती है, होने वाला रोग रक्ताल्पता है, इसको एनीमिया के नाम से जानते हैं। और लक्षणों में लिखा हुआ है कि इसमें स्मृति कमजोर हो जाती है, खून की कमी आ जाती है, स्मृति का कमजोर होना तथा रक्त की कमी। जैसे पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 होनी चाहिए और महिलाओं में रक्त की कमी अधिकांश हो जाती है, और जब उनका हीमोग्लोबिन 7 से कम चला जाता है तो एक बहुत ही कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए ये भी बताया गया है कि क्या नाम से हीमोग्लोबिन की मात्रा उचित होनी चाहिए ताकि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता बराबर बनी रहे। यहाँ तक की बात आ गई। और विटामिन डी से होने वाला विटामिन डी, इसको हम कैल्सिफेरॉल के नाम से इस सारी ये सुनाया था, कैल्सिफेरॉल सुनाया था। होने वाला रोग क्या है? होने वाला रोग इसका नाम होता है रिकेट्स। रिकेट्स हो गया, इसके द्वारा होने वाला रोग पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती है और बच्चों के पैरों की हड्डियाँ मुड़ करके दोनों सकार हो जाती है। लक्षण क्या है इसके? बच्चों के पैरों की हड्डियाँ मुड़कर बच्चों की पैरों की हड्डियाँ मुड़ करके कैसी जाती है? धनुषाकार हो जाती है और घुटने के आस पास आ जाते हैं, बॉक्स का विकृत हो जाता है, घुटने आस पास आ जाते हैं, विकृत हो जाता है, ये लक्षण है विटामिन डी के। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? वक्षस्थल आदि क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है, संतान उत्पन्न करने के गुण में कमी आ जाती है। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके सामने आ गया है क्या विटामिन कुपोषण और विटामिन से होने वाले रोग। अब मैं कल आपको प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ाऊंगा और प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग क्वाशियोकोर और मेरेस्मस के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद में आपको नया पॉइंट हमारा आ जाएगा प्रोटीन के बाद में मानव का स्वास्थ्य
और खनिज कुपोषण में कौन कौन सी चीज़ें, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लोह तत्व आदि जो भी हैं, इन सब की कमियों के बारे में मैं आपको ज्ञान प्रदान करूँगा। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। धन्यवाद।